Hey everyone, welcome back. So this is me Amisha and today I'm presenting you all न्यू मानवा जिसका नाम है डेविल्स नाइट सॉन्ग। तो स्टार्ट करते हैं इसकी प्लॉट से। जेसन जिसे अंडरवर्ल्ड से निकाल दिया जाता है एक ऐसे क्राइम की वजह से जो तुम्हें इस फर्स्ट चैप्टर में ही पता चल जाएगा, और अब वो अंडरवर्ल्ड में तभी वापस लौट सकता है जब वो किसी इंसान के दिल यानी कि उसके प्यार को पालेगा। तो अब जेसन जो कि ह्यूमन इमोशंस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, उसके सामने आता है क्राउन प्रिंस नोक जो कि बहुत टाइम से अपने पहले प्यार के गम में है। तो अब जेसन नोक के बारे में बहुत ही क्यूरियस है और इसी के साथ जेसन नोक के बारे में कहता है वहाँ एक ऐसा बेवकूफ़ है जो एक ऐसे प्यार को रखता है जो कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। सो ये मानवा तुम्हें बाकी दो मानवा पेंटर ऑफ द नाइट और हंटेड बाय डिजायर की तरह फील देगी अगर तुमने ये दोनों पढ़ी हैं तो। अब ज़्यादा बकबक ना करते हुए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है और फर्स्ट मेन कैरेक्टर जेसन को दिखाया जाता है जो आराम से बैठा होता है और एक लड़का उसे पर्सनल सर्विस दे रहा होता है। यू नो व्हाट आई मीन। जो फिर जेसन को देखता है तो जेसन उससे कहता है तुम्हारा फोकस क्या है, हाँ जो तुम्हें देखने की ज़रूरत है वो यहाँ ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, एंड देन यू कैन सी। और फिर जब इनका ये सेशन ख़त्म हो जाता है तब जेसन का जो सेक्सुअल पार्टनर है वो जेसन से कंप्लेन करते हुए बोलता है माय लॉर्ड सच में बहुत मतलबी हैं, लेकिन आजकल आप मुझसे पहले की तरह मिलने क्यों नहीं आ रहे हो? मैं आपका हर रात इंतज़ार करता हूँ कि क्या पता आप कब आ जाओ, और या आपके पास कोई और भी है मेरे अलावा। तो अब जेसन इससे इरिटेट होकर सोचता है हाँ इसने अब मेरा दिमाग खराब करना शुरू कर दिया है। तभी वहाँ पर हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं जिस पर जेसन रुक जाता है और कोई कहता है जेसन यामा किंग तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी करो और तैयार हो जाओ। तो अब ये लोग पहुँचते हैं कोर्ट ऑफ हेल अंडरवर्ल्ड में, जहाँ यामा किंग जेसन से गुस्से से पूछते हैं मुझे विश्वास है तुम्हें पता होगा कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। जेसन मुझे बताओ तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई बुक ऑफ नेम के साथ छेड़खानी करने की? तुम इतना बड़ा क्राइम कर कैसे सकते हो? हाँ तो अब मैं तुम्हारे आंसर्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी पनिशमेंट डिसाइड करूंगा। तो ये रहे हेल के फर्स्ट चैम्बर के यामा किंग। तो देखो चाइनीज बिलीव में माना जाता है कि अंडरवर्ल्ड में 10 या 18 लेवल्स हैं जिसमें हर एक जज रूल करता है जिन्हें यामा किंग कहा जाता है, और हिंदू कॉन्सेप्ट में जो यमराज हैं वही कोरियन, जापानीज और चाइनीज कॉन्सेप्ट में यामा किंग्स हैं। सो बैक टू द स्टोरी। जेसन गुस्से में कहता है अगर ये सब उस पाक छिकियों की वजह से हो रहा है तो मुझे बहुत ही गलत अक्यूज किया जा रहा है फादर। उस बूढ़े आदमी के इंटेंशन पहले से ही मुझे धोखा देने के थे। तो अब शुरू होता है एक महीने पहले का फ्लैशबैक स्टार्ट जिसमें जेसन ह्यूमन वर्ल्ड में आया होता है और किसी से पूछता है अच्छा तो तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हो? तो वही आदमी यानी कि पाक छिक्योंग कहता है हाँ सही कहा, लेकिन अगर मैं जीता तो प्लीज़ मेरी एक इच्छा पूरी कर देना। तो जेसन कहता है मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन सी विश होगी जो पूरी नहीं की जा सकती। वेल तुम्हारी एक विश को पूरा करने के लिए कोई कॉस्ट नहीं लग रही है, तो मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो वो आदमी अपनी क्रीपी सी स्माइल देते हुए कहता है मेरी उम्र, मैं चाहता हूँ आप मेरी उम्र को और बढ़ा दें। और ये सुनकर जेसन रुक जाता है और कुछ नहीं कहता, जिस पर वो आदमी कहता है अब आप घबरा क्यों रहे हैं? ऐसा आप ही ने तो कहा था कि एक ऐसी विश नहीं है जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। वैसे आप इतने बुरे भी नहीं होंगे गैम्बलिंग में कि आप एक मुझ जैसे इंसान से हार जाएं। और उस आदमी ने अपने हाथ में पहले से ही एक स्टिक छिपाई होती है जो गैम्बलिंग के गेम में यूज़ होनी है, और इसे जेसन देख लेता है। और इसे जेसन देखकर सोचता है इसने तो पहले ही अपने स्लीव्स में एक टोकन छिपा के रखा है, और फिर अपनी ईविल स्माइल देते हुए कहता है ठीक है चलो फिर खेलते हैं, पर सिर्फ एक चीज़ जो कंपेयर की जा सकती है किसी एक लाइफ से वो है किसी दूसरे की लाइफ। तो फिर जब मैं जीतूंगा तो जो चीज़ मैं लेकर जाऊंगा वो भी एक लाइफ ही होगी। और वो आदमी बिना सोचे समझे जेसन को कहता है हाँ जैसी आपकी मर्जी। तो फाइनली अब जेसन गेम स्टार्ट करने को कहता है, तो अब गेम स्टार्ट होता है और कुछ देर बाद ही ख़त्म भी हो जाता है। और वो आदमी जेसन से कहता है ओ माई मैं जीत गया माय लॉर्ड, मुझे लगता है मैं लंबी उम्र जीने वाला हूँ। जिस पर जेसन भी कहता है मुझे लगता है अब कुछ किया भी नहीं जा सकता, तो चलो मैं तुम्हारी विश को पूरा कर देता हूँ। और उस आदमी को देखते हुए सोचता है इस इंसान की हिम्मत कैसे हुई। फिर अपना मैजिक करना स्टार्ट करता है और एक बुक में जो कि बुक ऑफ नेम्स है उसमें उस आदमी की उम्र को चेंज कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। तो देखो बुक ऑफ नेम्स वो बुक है जिसमें हर इंसान के बारे में रिकॉर्ड होता है, यानी कि उसका नाम, उम्र या उसका कब जन्म होगा और कब उसकी मृत्यु होगी, ये सब।
और इसमें छेड़खानी करना जैसे कि किसी के लाइफ स्पैन को बढ़ा देना या कम कर देना बहुत ही बड़ा क्राइम माना जाता है। फॉर रेफरेंस, तुम लोगों ने के ड्रामा गोब्लिन तो देखा ही होगा। उसमें जो ली डोंगवू का कैरेक्टर द ग्रिम रीपर है, उसके पास भी सिमिलर बुक होती है। सो बैक टू द स्टोरी। जेसन उस बुक को बंद करके अपने मैजिक से फैन में बदल लेता है और कहता है, लगता है ये ऐसी कोई विश नहीं थी जिसे पूरा नहीं किया जा सकता था। और ये आदमी बहुत ही खुश होकर उसे क्रीपी स्माइल देता है। तो जेसन जाते हुए कहता है, ठीक है फिर, हैव अ ग्रेट लाइफ। और ये आदमी बहुत ही खुश होकर हंसते हुए जेसन को कहता है, थैंक यू माय लॉर्ड। पर अगले ही पल रो रो कर चिल्लाते हुए कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? अंडरवर्ल्ड के वो मैटर्स जो लाइफ और डेथ के साथ डील करते हैं, उन्हें इतने हल्के में कैसे लिया जा सकता है? मेरे अपनी लाइफ स्पैन को अपने ही बेटे के लाइफ स्पैन के साथ एक्सचेंज करना, क्या इस बात का कोई मतलब बनता है? और आगे दो लोगों से जो कि ग्रिम रीपर्स हैं, उनसे कहता है कि वो उसके बेटे चीवॉन को दोबारा से बचा ले, भले ही वो उसे अपने साथ अंडरवर्ल्ड ले जाए पर उसके बेटे को वापस कर दे। तो वो लोग अब उससे कहते हैं, तुम्हारा बेटा पाक चीवॉन की सोल ने पहले ही सेंजू रिवर क्रॉस कर लिया और अब वो अपने रिइंकार्नेशन की जर्नी पर है। उसके शरीर की जगह पर अब सिर्फ हड्डियां ही बची हुई हैं, तो अब ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम उसे बचा सकें। तो ये बूढ़ा आदमी ये सुनकर कांपते हुए रोने लग जाता है और कुछ नहीं कर पाता। सो गाइस, सेंजू रिवर वो रिवर है जिसे पार करने के बाद कोई भी इंसान रिइंकार्नेट यानी कि पुनर्जन्म ले सकता है या मे बी हेवन ही चला जाए। फॉर रेफरेंस, तुमने के ड्रामा टेल ऑफ द नाइन टेल तो देखा ही होगा। उसमें ली डोंगवू का कैरेक्टर लियोन भी जाता है आयुम को बचाने के लिए सेंजू रिवर में। खैर वो आती नहीं है। सो ये तो है कोरियन कॉन्सेप्ट, पर इसी तरह हमारे हिंदू कॉन्सेप्ट में वैतरना नदी, ग्रीक कॉन्सेप्ट में सिटिक्स रिवर और इजिप्शियन कॉन्सेप्ट में नाइन रिवर है जो इसी तरीके से यही काम करती हैं। सो बैक टू द स्टोरी। यामा किंग जेसन से कहते हैं, बस सिर्फ इस वजह से तुमने एक पिता और उसके बेटे के लाइफ स्पैन को एक्सचेंज कर दिया? तुम्हें पता भी है ग्रिम रीपर्स को किस शर्मिंदगी से गुजरना पड़ा, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो अब ये सब सुनकर जेसन इरिटेट होकर सोचता है, डैम इट, ये सिर्फ एक इंसान की लाइफ स्पैन की तो बात है। और यामा किंग से कहता है, क्या ये बच्चों की ड्यूटी नहीं है अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करना? अगर मैं पाक चीवॉन की जगह होता तो मैं गर्व से अपनी जान दे देता अपने पिता के लिए। जिस पर यामा किंग उसे गुस्से से कहते हैं, अपना मुंह बंद करो। और जेसन घबराकर चुप हो जाता है। तो अब यामा किंग परेशान होकर कहते हैं, मैं तुम्हारी इन हरकतों को अब ज़्यादा इग्नोर नहीं कर सकता। और अब पूरे हॉल में डिक्लेयर करते हुए जेसन से कहते हैं, जेसन सन ऑफ यामा, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि तुम्हारी सजा है। पर तभी नेक्स्ट सीन में एक छोटे से पप्पी को दिखाया जाता है जो बारिश से बचने के लिए एक बैलगाड़ी के नीचे छिपा होता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जेसन ही है। तो अब जेसन ठंड से कांपते हुए कहता है, शिट, देखो फादर, देखो ये इंसान कितने मतलबी हो सकते हैं। इस गांव के बच्चे मुझे सिर्फ इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि मैं इन्हें इनसे कमज़ोर दिखाई देता हूँ। क्या आपको सच में लगता है ये सब मुझे बदल देगा? और तब अपने ख्यालों से बाहर आता है जब कोई गुस्से से आवाज़ लगाकर पूछता है कि वो पपी कहाँ है। और ये सुनकर डर के मारे जेसन भागना स्टार्ट कर देता है, ये सोचते हुए कि मुझे अपने आप को कहीं छिपाना होगा, हाँ वहाँ पर। और एक दीवार जो एक जगह से टूटी हुई होती है उसके अंदर घुस जाता है। और अब कोई कहता है, वो इसलिए क्योंकि तुमने इंसानों को कम समझने की भूल कर दी। तो जेसन सन ऑफ यामा, तुम्हारी सजा ये है कि रात में तुम इंसानों की तरह दिखोगे पर दिन के समय तुम एक जानवर का रूप लोगे। और तुम अपने असली रूप में तभी आ पाओगे जब तुम किसी इंसान के सच्चे दिल यानी कि उसके प्यार को पालोगे। और इसी के साथ सेकंड मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि क्राउन प्रिंस नोक है। सो सेकंड चैप्टर में कुछ सर्वेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। एक पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हीज मैजेस्टी ने क्राउन प्रिंस से मिलने से मना कर दिया? तो दूसरा बताता है, हाँ यही। जब मैंने ये सब देखा तो मुझे क्राउन प्रिंस के लिए बहुत बुरा लगा। अब पहला सर्वेंट कहता है, मैं सोच रहा हूँ किंग अपने बेटे के लिए इतने कोल्ड हार्टेड कैसे हो सकते हैं। तो पहला सर्वेंट पूछता है, क्या तुमने सुना नहीं वो रीज़न जिसकी वजह से किंग क्राउन प्रिंस को इस तरीके से ट्रीट करते हैं? तो दूसरा सर्वेंट पूछता है कि क्या है वो रीज़न। तो फर्स्ट सर्वेंट बताता है, वेल रिसेंटली इस जगह पर एक र्यूमर चल रही है एक पोस्टर के बारे में। और अब दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस नोक को, जो कि सैड होता है। तभी उसके सर्वेंट में से हेड सर्वेंट कहता है, योर हाइनेस, क्या आपका ये हम्बल सर्वेंट किंग के पास दोबारा से एक और बार रिक्वेस्ट भेजे? 2 घंटे हो चुके हैं। पर नो कहता है, अब दोबारा पूछकर कोई फ़ायदा नहीं, पर हाँ चलो अब वापस चलते हैं। और फिर अब वो लोग वहाँ से वापस लौट जाते हैं। तो अब नोक और उसके सर्वेंट्स सब एक झील के किनारे खड़े होते हैं और हल्की बारिश हो रही होती है। तब हेड सर्वेंट कहता है, योर हाइनेस प्लीज़ आज यहीं रहिए, आपके हम्बल सर्वेंट को चिंता है कि कहीं आपको फ्लू ना हो जाए। पर नोक बारिश की बूंदों को पकड़ते हुए कहता है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मुझे अकेले रहने दो। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं।
तो अब नोक अपनी और अपने फादर की कुछ टाइम पहले हुई कन्वर्सेशन के बारे में सोचने लग जाता है, जिसमें उसके फादर यानी कि किंग वही पोस्टर पढ़ रहे होते हैं जिसकी बात वो सर्वेंट्स चैप्टर के स्टार्टिंग में कर रहे होते हैं, जिसमें लिखा होता है द क्राउन प्रिंस ली नोक रिसेंबल करते हैं अपनी मदर डिपोज्ड क्वीन यून से। न सिर्फ उन्होंने विचक्राफ्ट प्रैक्टिस किया बल्कि उन्होंने क्राउन प्रिंस को ह्यूमन सैक्रिफाइस भी बना दिया जो कि इविल स्पिरिट्स को सर्व करेगा। डिपोज्ड क्वीन यानी कि वो क्वीन जिसे उसके ऑफिशियल पोजीशन से निकाल दिया गया हो। तो अब ये पढ़कर किंग गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, क्या है ये, तुमने ऐसा किया क्या जो इस तरीके की रूमर्स आसपास घूम रही हैं? और नोक अपने फादर से कहता है कि उसे माफ कर दें। तो फिर उसके फादर कहते हैं उन इविल स्पिरिट्स को क्राउन प्रिंस पर अटैच करने का ये काम जरूर डिपोज्ड क्वीन का ही रहा होगा। और ये सुनकर नोक कहता है मदर ने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं। तो अब उसके फादर गुस्से से कहते हैं अभी भी ये लड़का यही कह रहा है क्या मदर? हाँ, एक इविल औरत जो अपने ही बेटे पर अलग अलग टाइप के इविल स्पिरिट्स को अटैच करती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे मदर कहने की? जिस इंसान को तुम्हें मदर कहना चाहिए वो और कोई नहीं बल्कि करंट क्वीन होनी चाहिए। ये सुनकर नोक थोड़ा हंसते हुए कहता है हाँ, क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं जो मुझसे उम्र में 10 साल भी बड़ी नहीं है? तो किंग गुस्से में आकर इंक पॉट उठाकर उसके साइड फेंकते हुए कहते हैं कि उस पर जादू कर दिया गया है। पर तभी किंग को रोकने के लिए उसका सर्वेंट आकर कहता है कि इसमें क्राउन प्रिंस की कोई गलती नहीं है, गलती उस इंसान की है जिसने पोस्टर चिपकाकर ये रूमर्स फैलाई हैं। तो प्लीज़ आपको इस चीज़ की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए और प्लीज़ क्राउन प्रिंस को ब्लेम ना करें। आपका ये हम्बल सर्वेंट उस इंसान को ढूंढ कर निकालेगा जिसने ये पोस्टर चिपकाने की हिम्मत की है। अब वो आदमी और नोक एक दूसरे को देखते हैं, पर नोक उसे देखते हुए सोचता है 2 इंची, पता नहीं अब इसने अपने स्लीव्स में कौन सी ट्रिक्स छिपा के रखी हैं। तो अब किंग कहते हैं हाँ, ये केस पूरी तरीके से 2 इंची हैंडल करेंगे जो कि डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करेंगे। जो कल्प्रेट होगा उसे सही से पनिश किया जाएगा। और अब नोक से कहते हैं क्राउन प्रिंस अपने चैम्बर के लिए वापस जा सकते हैं और कुछ समय के लिए मैं तुम्हारा चेहरा नहीं दिखना चाहता हूँ। तुम्हें यहाँ मुझे ग्रीट करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है, तो जरा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो और ईस्ट पैलेस में रहो। क्या तुम मेरी बातों को समझ रहे हो? तो नोक कहता है कि वो वही करेगा जो उसके फादर कहेंगे। तो अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर नोक तब अपने ख्यालों से बाहर आता है जब उसे पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं। तो वो सोचता है कि शायद उसके सर्वेंट्स अभी भी पीछे हैं जिन्हें उसने जाने को कहा था। तो वो कहते हुए मुड़ता है क्या मैंने कहा नहीं कि मैं थोड़ी देर अकेले, पर बीच में ही चुप हो जाता है जब वो देखता है कि वहाँ पर तो एक छोटा सा पपी है। और फिर नोक उसके पास जाकर उसे देखते हुए कहता है ये तो कितना छोटा है, पर इस जगह कैसे आया? फिर नोक पहले तो इधर उधर देखता है और फिर उस पपी को आराम से उठाते हुए कहता है ओ, तुम अच्छे बच्चे हो ना। और फिर वो पपी यानी कि जेशन भी नोक की गोद से चिपक कर सो जाता है और नोक सोचता है कितना क्यूट है। हाँ, बहुत क्यूट है। ब्रो, जस्ट वेट फॉर टुनाइट एंड इफ़ ही डोंट ईट यू अलाइव ना, देन आई विल चेंज माई नेम। तभी वहाँ पर कोई आता है और नोक से कहता है योर हाइनेस, मुझे पता है आपने सबको नीचे खड़े होने के ऑर्डर दिए हैं, पर मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपको कोई ज़रूरी बात बतानी है। तो नोक कहता है कि हाँ कहो। तो नोक का बॉडीगार्ड बताता है योर हाइनेस, कल रात भी दोबारा से सिमिलर पोस्टर मिले हैं और पहले के पोस्टर से सिमिलैरिटी देखकर लगता है ये एक ही आदमी का काम है। नोक उससे कहता है क्या वो इस सब से थकता नहीं है, क्योंकि इस वजह से टाउन के लोग मुझे गोस्ट क्राउन प्रिंस बुलाने लगे हैं और कुछ तो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं कोई गोस्ट हूँ जिसने इंसान का रूप ले रखा है। जिस पर नोक का बॉडीगार्ड कहता है कि वो इन लोगों के बारे में चिंता ना करे। तो नोक कहता है हाँ सही कहा, रूमर्स तो रूमर्स रहेंगे और वैसे भी वो जितना एक्साइटेड रहेगा दूसरा पोस्टर टांगने के लिए, हमारे पास उतनी ही अपॉर्चुनिटी रहेगी उसे पकड़ने के लिए। तो सोलिप, तुम कंटिन्यू करो उस आदमी के एक्शंस पर मॉनिटर करना जो ये पोस्टर चिपका रहा है। सोलिप कहता है हाँ, मैं आपकी बातों को ध्यान में रखूंगा, पर योर हाइनेस ये पपी यहाँ क्या कर रहा है? तो नोक बताता है ओह, लगता है ये बेचारा इधर उधर घूम रहा था और किसी तरीके से यहाँ आ गया, पर जब इसने ईस्ट पैलेस के बैकयार्ड में एंटर कर ही लिया तो अब मैं इसका ख्याल रखूंगा। सोलिप कहता है मुझे नहीं लगता इनर कोर्ट के सीनियर इसे यहाँ पसंद करेंगे क्योंकि उन्हें हर चीज़ साफ सफाई से रखना पसंद है। नोक कहता है हाँ सही कहा, पर कहा जाता है वाइट डॉग्स घोस्ट को दूर रखने के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं, तो ये एक्सक्यूज़ कैसा रहेगा? तो सोलिप कहता है जैसी आपकी मर्ज़ी, अगर मैंने इसके बारे में कोई गॉसिप भी सुनी तो मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगा जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं। और नोक फिर अपने पपी को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो अब रात का टाइम होता है और नोक पपी जेशन को लेकर लेटा होता है और फिर उससे कहता है तुम्हें कोई हर्ट नहीं करेगा तो तुम आराम से सो सकते हो। मैंने सोचा था मैं पहले की तरह पूरी रात अकेले ऐसे ही रहूँगा, पर अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो मुझे थोड़ा सही महसूस हो रहा है। हाँ, बात अलग है कि मेरी उम्र का आदमी ये बातें कह रहा है, पर आजकल मुझे सपने कुछ ज़्यादा ही डरावने आ रहे हैं, तो मैं डरा हुआ था। और ये कहते कहते नोक को नींद आ जाती है।
फिर कुछ देर बाद किसी के गिरने की आवाज़ आती है जो कि जेशन होता है, जो अब अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है और अब लगता है उसकी नींद भी पूरी हो चुकी है। जेशन कहता है कि वो है कहाँ। फिर उसे याद आता है कि वो किस तरीके से अपनी जान बचाकर भागा था और कहता है हाँ मैं भी जिंदा हूँ। उन लोगों की तो एक बार मुझे मेरी ओरिजिनल पावर रिगेन करने दो, तब देखना मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तभी साइड से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, तो जब वो उधर मुड़कर देखता है तो उधर नोक के सर के ऊपर 3 घोस्ट मंडराते रहते हैं। एक कहता है कि उसे भूख लगी है, उसे खाना दो, तो दूसरा नोक को कहता है कि उसे मर जाना चाहिए। और फिर फीमेल घोस्ट नोक को कहती है कि उसे जल्दी उठना चाहिए और उसके बालों को ऊपर करना चाहिए या ऊपर उठाना चाहिए। तभी वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों को घुमाकर साइड को देखती है और जेसन को देखकर डर जाती है। अब जेसन उन तीनों से पूछता है तुम जैसे आवारा भूत यहाँ इकट्ठा क्यों हो रखे हैं। वो तीनों डर के मारे साइड होकर आपस में बातें करने लग जाते हैं। एक कहता है ये तो यामा का बेटा है ना, पर ये यहाँ कर क्या रहा है। तो अब उनमें से फीमेल घोस्ट जेसन से पूछती है क्या मैं पूछ सकती हूँ आपके यहाँ आने की क्या वजह है। तो जेसन कहता है आज से पहले मैंने इतने बदतमीज और बेवकूफ़ घोस्ट कभी नहीं देखे। और ये तीनों घोस्ट डरते हुए सोचते हैं लगता है वो र्यूमर जिसमें इसे अंडरवर्ल्ड से बैनिश कर दिया गया है वो सच थी। अब जेसन नोक के पास जाकर बैठते हुए कहता है चलो देखते हैं। तो 3rd चैप्टर में जब जेसन नोक के पास बैठा होता है तो नोक नींद में किसी क्योंग जोन का नाम लेता है। तो फिर जेसन नोक के सर पर हाथ रखते हुए उन 3 घोस्ट से पूछता है तुम सब कितने टाइम से इसके पीछे पड़े हो। तो फीमेल घोस्ट बताती है वेल मैं यहाँ 3 महीने पहले आई थी, जबकि हंग्री घोस्ट यहाँ 6 महीने से है और शेडो घोस्ट बस पिछले हफ्ते ही यहाँ आई। तो जेसन कहता है अच्छा तो ऐसा है, ठीक है फिर कहीं और जाके शिकार करो क्योंकि अब मैं इसकी ओनरशिप लूँगा, तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। और जब ये तीनों फिर भी वहाँ से नहीं जाते तो जेसन कहता है क्या मैं 3 तक गिनूँ। और जैसे ही जेसन 1 कहता है वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब जेसन नोक को देखते हुए कहता है उस टाइम भी वहाँ पर बहुत सारे स्ट्रे घोस्ट साथ में थे। जिस इंसान को तुम क्योंग जोन कह रहे हो मैं सोच रहा हूँ क्या वो वही आदमी है। और फिर वो कुछ टाइम पहले की बातों को सोचने लगता है जो कि 1st चैप्टर की बात होती है, जब वो 2 ग्रिम रीपर जेसन को अपने साथ चलने को कहते हैं। तो उस टाइम चलते चलते जेसन उनसे इरिटेट होकर पूछता है अब बताओ क्या है, किसी को एकदम से ऐसे बुला लेना, कोई बात हुई तो जल्दी करो और बताओ क्या बात है। पर वो लोग कहते हैं बहुत हुई फालतू की बातें और हमें फॉलो करो। पर तभी वहाँ पर वही लड़का जो तुमने 1st चैप्टर में देखा होगा जेसन को बुलाते बुलाते दौड़कर आता है और जेसन से पूछता है कि वो इस तरीके से क्यों जा रहा है और क्या उसने कोई गलती की है, अगर उससे कोई गलती हुई है तो उसे बताए। पर जेसन उसे देखकर सोचता है हाँ कितना एनोइंग है, और उससे अपना हाथ एकदम से छुड़ाता है कि वो लड़का पीछे किसी से टकरा जाता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर उस आदमी से माफ़ी मांगने को मुड़ता है वो आदमी पहले ही कहता है हाँ हाउ फिल्थी, और फिर अपने स्लीव्स को साफ करते हुए उसे ढंग से देखकर कहता है कितना घटिया है ये एक आदमी के ही ऊपर लस्ट रखना। जेसन थोड़ा हंसते हुए पूछता है हाँ क्या। और फिर ये आदमी जिसका नाम क्योंग जोन है जेसन को कहता है तुम्हारी इस तरीके के आउटफिट को देखकर तो लगता है तुम एक नोबल मैन हो, पर अगर तुम इसी तरीके से ये सब कंटिन्यू करना चाहते हो तो प्लीज़ जरा चुपचाप कर छिपा के किया करो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से आधी रात में अपने रिलेशंस को पब्लिकली रिवील करना, वो भी एक आदमी के साथ। हाँ आजकल दुनिया में ये सब हो क्या रहा है। तभी नोक उसे कहता है क्योंग जोन बस बहुत हुआ, ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। और अब जेसन का ध्यान नोक पर जाता है और वो उसे देखते हुए सोचता है देखो तो इस पर अजीबोगरीब चीज़ें चिपकी हुई हैं, पर क्या इसे डर नहीं लगता। और जो घोस्ट नोक पर चिपके होते हैं वो नोक को हंसते हुए कहते हैं क्या तुमने सुना क्योंग जोन ने क्या कहा। वो घटिया आदमी जो अपने ही साथी के ऊपर लस्ट रखते हैं, इस टाइप का रिलेशन वो भी 2 आदमियों के बीच बहुत गलत है। उसने कहा कि वो इस तरह की चीज़ों को कभी भी देखना पसंद नहीं करेगा। क्योंग जोन तो बेहोश ही हो जाएगा जब उसे पता चलेगा कि सच में तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। हाँ, और जब ये सारी बातें जेसन सुन लेता है तो वो सोचता है हाँ कितनी अजीब बात है, इसे इतना भी पता नहीं कि उसी का साथी उसके बारे में क्या सोचता है और फिर भी इस तरीके की बकवास कर रहा है। और क्योंग जोन से हंसते हुए कहता है क्या गलत बात है इस सब में, तुम्हें बस दिखने में अच्छा होना चाहिए, उसके बाद तो तुम कुछ भी करो क्या फ़र्क पड़ता है। कौन जाने कहीं यहीं पर ही कोई एक ऐसा आदमी हो जिसे उसी के साथी पे क्रश हो और उसी के साइड रहकर हॉनरेबल एक्टिंग कर रहा हो। और ये सुनकर नोक डर जाता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है। जेसन आगे कहता है ठीक है फिर जब तक वो दोनों एक दूसरे के टेस्ट को शूट कर रहे हैं, पर वो भी तो अपने साथी पर लस्ट रखना हुआ ना, तो इसमें क्या अलग बात है। क्योंग जोन जेसन से गुस्से से कहता है
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बेहुदा बात कहने की। पर नोक क्योंग जुन को रोकते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, अच्छा होगा अगर ये मामला इस तरीके से बाहर ना आए, और वैसे भी हमें काफी दूर जाना है, तो चलो चलते हैं। और चलते हुए नोक जेसन के पास रुकते हुए उससे कहता है, और तुम, चाहे तुम कितना भी बुरा महसूस क्यों ना करो, पर अच्छा रहेगा अगर तुम इस तरीके की बातें ना करो। और फिर वहाँ से नोक तो आगे चला जाता है, पर पीछे क्योंग जुन जेसन से कहता है, कोई सोचता है सारे नोबल्स एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर मैंने तुम्हें दोबारा देखा तो मैं तुम्हें सच में आसानी से नहीं जाने दूंगा, तो ढंग से रहो। पर जेसन अपने कानों में उंगली डालकर कहता है, हाँ ये कुत्ते की भौंकने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। तो क्योंग जुन पहले तो गुस्सा हो जाता है, पर फिर जेसन से परेशान होकर कहता है, आज तुम्हारी किस्मत सही थी, लेकिन जब मैं तुम्हें दोबारा मिलूंगा तो मैं ज़रूर तुम्हारी जीभ बाहर निकाल लूँगा। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और जेसन नोक से कहता है, मैं सोच रहा था कि तुम कितने महान हो, ये देखकर कि तुम अपनी ट्रू फीलिंग्स को छिपाते हुए कितने अच्छे दिखाई देते हो। पर अब पता चलता है तुम तो असलियत में इस ग्रैंड पैलेस के रिस्पेक्टफुल क्राउन प्रिंस हो, एक ऐसा क्राउन प्रिंस जो दूसरे आदमी के लिए अफेक्शन वाली फीलिंग्स रखता है। लगता है तुम मुझ पर एक फेवर करने वाले हो। अब सीन शिफ्ट होता है अंडरवर्ल्ड में, जहाँ पर दो लोगों को दिखाया जाता है। सो इन कोरियन मैथोलॉजी जो मास्क वाला आदमी है ये है जिन ग्वांग, किंग ऑफ द हेल ऑफ द माउंटेन ऑफ नाइट्स, यानी कि ये उन लोगों को पनिश करते हैं जो बिना किसी वजह के अपने प्लेजर के लिए किसी का मर्डर करते हैं। तो उन्हें सजा के रूप में एक पहाड़ चढ़ना पड़ता है जिस पर हर एक जगह शार्प ब्लेड्स लगी होती हैं। और दूसरी ब्लू कॉस्ट्यूम में जो लेडी है वो है चूगंग, किंग ऑफ एल ऑफ क्लंडर्स। तो इनके कोर्ट में जो भी दोषी पाया जाता है उसे उबलते हुए पानी के आयरन पॉट्स में फेंक दिया जाता है। सो बैक टू द स्टोरी, चूगंग कहती हैं, और यहाँ हमें उस जेसन के बारे में डाउट्स हो रहे थे, मुझे नहीं लगता मैं ये सब और देख पाऊंगी। तो जिन ग्वांग उससे कहता है, चूगंग तुम उस मासूम बच्चे से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही हो। तो चूगंग उससे कहती हैं, तुम उसे मासूम कह रहे हो, वो इतने सालों से जी रहा है तो उसे अब पता होना चाहिए कि अपनी ड्यूटीज़ को कैसे रिस्पेक्टफुली परफॉर्म करते हैं। और तुम्हें नहीं लगता ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुम हमेशा उसे अपने पास रखते थे और वो इस तरीके का हो गया है जैसे वो आज है। हाँ, अगर वो यहाँ से बैनिश ना हुआ होता बल्कि मेरे कैलेंडर्स में लॉक रहता कुछ समय के लिए, तो उसकी अकल जरूर ठिकाने आ जानी थी। तो अब जिन ग्वांग उससे कहता है, और फिर से तुम वहीं पर आ गई हो, क्या तुम अभी भी उस बात को लेकर परेशान हो? तुम ये कह रही हो क्योंकि तुम अभी जेसन को सही से जानती नहीं हो। अगर वो तुम्हारे कैलेंडर्स में बंद भी रहता तो भी तुम उसका कुछ नहीं कर पाती। और वैसे भी जिससे उसका सामना होने वाला है वो लीनोक है, तो चीज़ें सिंपल नहीं होने वाली हैं। और मुझे लगता है यामा के जेसन को लीनोक के साथ मिलाने के कुछ तो रीजंस होंगे। तो अब यामा कहते हैं, रीजंस, हाँ, जिस तरह से पानी बहता है उसी तरह से वो दोनों भी अपनी डेस्टिनी से मिलेंगे। डेस्टिनी देखकर लग तो नहीं रहा है। तो 4th चैप्टर स्टार्ट होता है और जेसन को दिखाया जाता है जो नोक के ऊपर चढ़ा होता है और उससे कहता है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसे स्पेक्ट्रोफीलिया है, और फिर उसे टच करना स्टार्ट कर देता है। तो स्पेक्ट्रोफीलिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई पर्सन घोस्ट के साथ सेक्सुअल एनकाउंटर एक्सपीरियंस करता है। तो अब नोक उठ जाता है और सोचता है क्या ये फिर से होना शुरू हो गया। अब नोक को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे घोस्ट ने उसे जकड़ा हुआ होता है और वो बताता है, पहले पहले तो उस सेंसेशन ने मेरे हाथों को ही परेशान किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने मेरी पूरी बॉडी को कवर कर लिया और उसके बाद तो वो मुझे और भी ज़्यादा हरेस करने लगे। पर उससे भी ज़्यादा डरावनी चीज़ थी जब कुछ टाइम बाद मैं अनजाने में उन सभी सेंसेशन को अपनाने लगा जो मेरी बॉडी को पूरी तरह से कवर करे रहती थी। और जैसे जैसे मेरी बॉडी अपने आप मूव होने लगी उनकी परछाइयाँ भी मुझे साफ दिखने लगी। एक दिन वो घोस्ट होता जिसकी आंखें ही नहीं होती, तो दूसरे दिन वो घोस्ट होता जिसका शरीर पूरी तरह से जला हुआ होता। काश कोई ऐसा होता जो मुझे इस सब से बाहर निकाल पाता। और फिर क्योंग जून का नाम लेता है, जिस पर जेसन कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे तुम उस आदमी को ढूंढने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, कुछ नहीं बदलने वाला। तो अब नोक उठते हुए उससे पूछता है कि वो है कौन। जेसन हंसते हुए कहता है, हाँ, सोच रहा हूँ तुम अभी भी उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, ये सुनने के बाद भी कि उस दिन उसने क्या कहा था। तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? हाँ। तो नोक जेसन से पूछता है, क्या वो एक मामूली सा घोस्ट होकर एक इंसान के साथ कैसे खेल सकता है? जेसन कहता है, क्या कहा तुमने, एक मामूली सा घोस्ट? हाँ, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये कहना चाहिए जो खुद अपनी बॉडी को इस तरह से स्ट्रे घोस्ट को ऑफर करता है।
और फिर नोक को किस करने की कोशिश करता है, पर नोक मना करते हुए अपना सर साइड करता है और सोचता है कि उसकी बॉडी में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है और अगर ये ड्रीम है तो उसे जल्द से जल्द उठना होगा। बट दिस इज नॉट अ ड्रीम। तो अब जब जेशिन कुछ मैजिक कर रहा होता है तब नोक उसे ढंग से देखता है और सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये वही आदमी है जिससे हम उस रात मिले थे। एंड देन दैट नाइट इज हिस्ट्री। अब कुछ देर बाद सुबह होना शुरू हो जाती है जिस पर जेशन गुस्सा हो जाता है कि अब फिर से उसे वही छोटा सा पपी बनना पड़ेगा जो कुछ भी नहीं कर पाता। अब जब सही से सुबह हो जाती है तो नोक उठता है जब उसे लगता है कि कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, पर जब वो देखता है वो कोई और नहीं बल्कि वही पपी है जो नीचे वहाँ उसे गुस्से में किक कर रहा होता है, तो वो दोबारा से सो जाता है। एंड देन 6 चैप्टर होता है यहाँ पे ख़त्म। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।